हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से लेकर के आगे हम लोग इसको कंपटीशन तक पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर देखना है, इस लेक्चर के साथ साथ इसके नोट्स भी अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो ये कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं? तो बच्चों, पहला जो फोर्स है वो आपका कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, ये तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो द फर्स्ट फोर्स इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड फोर्स हमारे पास कौन सा होता है फंडामेंटल? सेकेंड फोर्स इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो थर्ड फोर्स है बच्चों, वो कौन सा फोर्स है? थर्ड फोर्स है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ जो फोर्स है हमारे पास, वो है हमारे पास बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो थ्रू आउट हम लोग 11th-12th में इनको कवर करते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अब इस फोर्स के बारे में जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बात तो यही है कि एक फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा ये बात है कि ये एक वीकेस्ट फोर्स है। इन चारों फोर्सेस के अंदर जो सबसे वीक फोर्स है, यानी द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया भी हुआ है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इन सारे फोर्सेस का ऑर्डर क्या है? तो अगर हम इनका ऑर्डर लिखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना बच्चों? तो आप क्या मुझे ये रेशियोज बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इनका क्या रेशियो आएगा। ठीक है, बाकी हमें इन चारों फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ये किन किन बारे में बात करता है। लेकिन क्योंकि हमारा चैप्टर अब ग्रेविटेशन है, तो हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात जो हमारे पास जानने की है बच्चों, वो ये है कि अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो अर्थ क्या है? अर्थ सारी बॉडीज़ को, जितनी भी बॉडी हैं, उन सब को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर कोई भी बॉडी है जो अर्थ की सरफेस से ऊपर है या अर्थ की सरफेस पे ही है, तो ये क्या करती है? अर्थ उन सारी बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो हम एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अब ऐसा कौन सा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? अर्थ सारी बॉडीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींच तो रही है, अट्रैक्ट तो कर रही है, बट क्यों कर रही है ऐसा? बिकॉज बच्चों, अर्थ क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल। इसको कई बार लोग कहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, है ना? एक ही बात है, आप फोर्स कहिए या पुल कहिए। तो हम लोग जनरली जो वर्ड यूज़ करते हैं फोर्स करते हैं। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी अर्थ। ठीक है, अब ये चीज़ किसने पता लगाई? ये बात की सबसे पहले किसने बच्चों? आप लोगों ने न्यूटन के एप्पल स्टोरी के बारे में सुना होगा।
कि न्यूटन साहब जो हैं वो बैठे हुए थे एक एप्पल की ट्री के नीचे, है ना। तो क्या हुआ, एक एप्पल उनके सिर पे गिरा और फिर वहाँ से उन्होंने ये सोचा कि जो चीज़ें हैं वो नीचे क्यों ही गिरती हैं, है ना। और फिर वहाँ से उन्होंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो ये आपने सीख लिया कि अर्थ जो है वो सारी चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, उसी को सिंपली हम लोग अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ की ग्रेविटी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी? इस चीज़ को समझिए कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस से एक बिगर सर्कल है या बिगर स्फीयर है या मास बॉडी है और एक छोटी सी मास बॉडी है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बेटा, उसको हम फर्स्ट या सेकंड के रेफरेंस में ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये अर्थ है, लेट अस सपोज दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ मून, ये मून है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ्स ग्रेविटी। तो जब हम दो मासेस के बीच में कंपेयर करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों मास बॉडी के बीच में लगता है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बड़ी बॉडी या हैवियर बॉडी की ग्रेविटी बोल दिया जाता है। तो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स बट दे आर यूज सेपरेबली इन टर्म्स ऑफ द हैवियर बॉडी और द स्मॉलर बॉडी। तो दोनों के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बड़ी बॉडी की ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब बच्चों आपको ये समझना है कि न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो क्या था, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशन का वो क्या कहता था? देखिए, अगर हमारे पास दो मास बॉडीज़ हैं, लेट अस सपोज ये हमारे पास है मास m1 और एक और मास बॉडी है, लेट अस सपोज दिस इज़ द मास बॉडी 2। हमने यहाँ पे कैसे मासेस लिए हैं बच्चों? पॉइंट मासेस लिए हैं। कैसे मासेस लिए हैं? पॉइंट मास। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट मास हैं m1 एंड m2, इन दोनों पॉइंट मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये दोनों पॉइंट मास एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, या हम कह सकते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में एक्ट होना शुरू हो जाएगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, है ना, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इन दोनों की डिस्टेंस हम r लिख रहे हैं बच्चों, तो इन दोनों के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या लिखनी है बच्चों? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। इन दोनों जो मास हैं इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर इन दोनों मास बॉडी के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये डिक्रीज़ होगा। अगर इन दोनों मास बॉडी के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम एक स्टेटमेंट में अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू पॉइंट masses of mass m1 and m2 are separated by
by some distance r, then a force of attraction starts acting between them. ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा. दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये फोर्स कैसा होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज नंबर 1 डायरेक्टली proportional to the product of the masses and सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. है ना. तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं F is directly proportional to m1 into m2, equation number 1, and F is inversely proportional to r square, that is equation number 2. Combining these two equations we can get F is directly proportional to m1 m2 by r square. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर. अब बच्चों यहाँ पे g क्या है, तो g क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेविटेशनल. तो ये हमारा फोर्स हो गया ग्रेविटी का, ये तो हमारा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ये है हमारा बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं. और आपको m1 m2 और r के बारे में तो पता ही है. m1 m2 क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि ये फर्स्ट बॉडी का मास है m1 और m2 क्या है, सेकंड बॉडी का मास है r. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. अब जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये कैसे आ रही है बच्चों, देखो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. मैंने आपको बोला था बिल्कुल बेसिक से हम लोग करेंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. फोर्स की जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं बच्चों, जी को हम ऐसे रखेंगे, एक मास की जगह kg, दूसरे मास की जगह भी kg, और नीचे आर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी का जो है वो यूनिट आ जाएगा. क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये हमारे पास आ गई SI यूनिट. अब अगर हम इसी चीज़ को अगर हम डायमेंशन में चेंज करना चाहें, डायमेंशन फार्मूला बनाना चाहें, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, G इज इक्वल टू न्यूटन यानी फोर्स m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर L2 अपॉन में kg हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, मास 2 यानी m2. तो मैंने क्या किया, न्यूटन को मैंने m1 L1 T-2 लिख दिया, मीटर स्क्वायर को L2 और kg स्क्वायर को m स्क्वायर लिख दिया. तो यहाँ से आ गया मेरे बच्चों m1 और ये ऊपर जाके 2 जो है ये -2 बना देगा, यहाँ पे बचेगा L3 और T-2. तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों m-1 L3 T-2. ये आ गया आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला. तो इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास दो मास बॉडीज़ हैं, पहली मास बॉडी है बच्चों m1,
दूसरी मास बॉडी है m2। इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मास बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा है बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है F = G(m1m2/r²). ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दो बातों का। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है बच्चों कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज़। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज़ के बीच में ही लगता है। आप कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी ले लेंगे तो उसके बीच में आप उसके साथ ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप सपोज़ करिए कि आपके पास दो मास बॉडीज़ हैं m1 और ये दूसरी मास बॉडी है m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों r। तो ये एक पूरा सिस्टम है दो मास बॉडी का। इस पूरे सिस्टम को जब हम एयर में रखते हैं तो इन दोनों मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो F आता है। अब आप सपोज़ करिए कि इस पूरे सिस्टम को, ये पूरा जो सिस्टम है इसको उठा के मैंने वाटर के अंदर रख दिया। कहाँ रख दिया? वाटर के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है कि अब जो ये फोर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये फोर्स इंक्रीज़ होने वाला है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, या ये फोर्स डिक्रीज़ हो जाएगा, या ये फोर्स सेम रहेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? या आप कुछ नहीं बता सकते हैं, आपको पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा फिर बता पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। मीडियम इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो फोर्स दो मास बॉडी के बीच में पहले लगता था एयर के अंदर, वही फोर्स आपका वाटर के अंदर भी लगने वाला है। तो अब की बार जो फोर्स आएगा वो ना तो इंक्रीज़ होएगा ना डिक्रीज़ होएगा, अब की बार भी फोर्स वही आएगा F, और सेम फोर्स रहेगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। तो ये मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो अगर किसी सिस्टम को, जिनके बीच में दो मास बॉडी का सिस्टम है, तीन मास बॉडी का सिस्टम है, अगर उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है और आपने उस सिस्टम को ले जाके वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, कहीं पे भी जहाँ पे कोई और मीडियम है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो डिक्रीज़ नहीं होगा, वो इंक्रीज़ भी नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लेट अस सपोज, बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो मास बॉडी है, एक मास बॉडी है 4 kg, दूसरी मास बॉडी है 6 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बच्चों वो दी हुई है 2 मीटर्स। कितनी दी हुई है? 2 मीटर्स। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हमें बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, एंड हम अपना आंसर जी के टर्म्स में भी दे सकते हैं। ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके और आंसर निकालिए और फिर आप आंसर मैच करिए। ठीक है, सबसे पहले ट्राई करिए आप खुद निकालने के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमारे पास फर्स्ट मास जो है वो है 4 kg, सेकेंड मास जो है वो है 6 kg, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी है बच्चों 2 मीटर। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ G(m1m2/r²। बिल्कुल इजी है। तो F = G ऐसे ही रखते हैं हम। फर्स्ट मास है 4, सेकेंड है 6, अपॉन में डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि आ जाएगा 6G। तो अगर हम G के ही टर्म्स में आंसर देना चाहते हैं
तो 6g न्यूटन यही हमारा आंसर होगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, g की वैल्यू पुट कर देंगे। तो F इज इक्वल टू 6 इंटू जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और आंसर आपका न्यूटन में आ जाएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा बच्चों। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। लेट अस सपोज यू आर आस्क्ड दैट देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, एक ये इलेक्ट्रॉन है एंड देयर इज दिस, एक और इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे से 10⁻⁻10 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे। सो व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा, अगर होगा तो कितना होगा। तो देखिए बच्चों, लोग यहाँ पे कई बार सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, और जब नेगेटिव चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज के बीच में तो रिपल्सन होता है। तो आप यहाँ पे कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ये आपकी बात ठीक है बच्चों कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, बट ये रिपल्सन कैसा है, ये इनके चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है। जो आप बात करते हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की, जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन चार्ज पे नहीं डिपेंड कर रहा बेटा, ये डिपेंड कर रहा है मास पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनके मासेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहेंगे। हाँ, इनके बीच में एक रिपल्शन भी होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। वो आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कूलम्ब्स लॉ से दिया जाएगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर है, जहाँ पे N1 और M2 क्या है, चार्जेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के। तो वहाँ मासेस हैं M1 M2, यहाँ पे Q1 Q2 क्या हो जाते हैं, चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल का, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स का जो लॉ है वो हमें क्या बता रहा है बच्चों, F इज इक्वल टू G M1 M2। अब आपको ये बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि ये रिक्वायरमेंट है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने याद किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, जनरली हो सकता है कि आपको दिया भी हो पेपर के अंदर जब क्वेश्चन है, बट इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, एटलीस्ट ये मासेस जो हैं वो आपको याद रखने हैं। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं F ग्रेविटेशनल एंड दैट इज़ G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आगे बच्चों G वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ पे ले आते हैं इसको थोड़ा सा। F इज इक्वल टू G 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 9.1 और 10⁻31 और 31 62 हो गया। इसको एक साथ लिख दिया मैंने, अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज़ 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके के 2 मासेस के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास इन दोनों के बीच में या इन दोनों के साथ कोई और मास आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है। तो इस पे पहले आपको 2 चीज़ समझनी है। पहली चीज़ तो ये समझनी है बेटा, नोट करके लिखना है कि अगर हमारे पास कोई 2 मास बॉडीज़ हैं M1 और M2, M1 एंड M2, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेट अस सपोज कि इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है F, और मैं कहीं से एक छोटा सा मास है M3, इसको ले आता हूँ और इसको उठा के इन दोनों के बीच में रख देता हूँ,
और यहाँ पे रख देता हूँ। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या अब F की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है बच्चों, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस फोर्स पे कोई भी चेंज नहीं होता है, ये फोर्स आपका सेम रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि M3 बेसिकली क्या कर रहा है, एक मीडियम की तरह ही तो काम कर रहा है कि F1 और F2 के बीच में एक नया मीडियम आ गया। पहले क्या था, इन दोनों के बीच में प्योरली एयर थी, अब एयर भी है और एक और M3 भी आ गया है। तो ऐसा हो गया कि M3 भी एक मीडियम हो गया, तो मीडियम से तो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर M1 और M2 के बीच में आप फोर्स निकालेंगे M3 के आने के बाद भी, तो M1 और M2 का फोर्स सेम रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये हो सकता है कि जो F1 पे यानी कि जो M1 पे नेट फोर्स था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले M1 पे क्या लग रहा था बिफोर, अगर मैं इसको आपको बताऊं कि M1 पे कितना फोर्स लग रहा था, तो इससे पहले बिफोर सिर्फ M2 की वजह से फोर्स लग रहा था, ओनली M2 की वजह से फोर्स लग रहा था। और बाद में M1 पे आफ्टर दैट जब M3 आ गया, तो आफ्टर क्या हुआ, बोथ M1 M2 और M2 एंड M3, अब ये दोनों ही M1 पे फोर्स लगाएंगे। तो नेट फोर्स ऑन M1, ठीक है बच्चों, M1 पे जो नेट फोर्स है ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन M1 और M2 के बीच का आपस का फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप सपोज करिए कि आप का कोई फ्रेंड है और आप उसके साथ बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो, और आपके क्लास में कोई नया बच्चा आता है जिससे आप की दोस्ती होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पहला फ्रेंड था उससे आपकी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा वो। तो तीसरा पार्टिकल आने से भी आप दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था वो कम नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है बच्चों कि सपोज करो आपके पास एक मास बॉडी है M1 और एक बॉडी है M2 और एक बॉडी है M3। तो 3 मास बॉडीज़ हैं बच्चों आपके पास। ठीक है, तीनों का मास हम लोग ले लेते हैं। ये है 4 kg, ये है सिंपली 2 kg और ये है 6 kg। नाउ वी वांट टू फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द M2। ठीक है, हम M2 के ऊपर बाकी दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पता करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये डिस्टेंस जो है ये है 2 मीटर और ये डिस्टेंस जो है ये है 4 मीटर। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जो M2 है, ये जो M2 मास है, इसके ऊपर M1 और M3 कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब देखिए, अगर हम M2 को ध्यान से देखें तो ये है हमारा बच्चों M2। अब M1 क्या कर रहा होगा, M2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा या रिपेल कर रहा होगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो M1 इसको इधर खींचेगा, तो हम मान लेते हैं M1 इस पे F1 फोर्स लगा रहा है और M3 क्या करेगा, ये भी इसको पुल करेगा, तो M3 इस पे F2 फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया M2 का कि M2 को F1 खींच रहा है एंड M2 को F3 भी खींच रहा है या M3 खींच रहा है। तो जो फोर्स M1 लगा रहा है वो F1 है और जो फोर्स M3 लगा रहा है वो F2 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अगर हम F1 की वैल्यू लिखें तो F1 क्या आएगा बच्चों, F1 आएगा G फर्स्ट मास M1 इंटू सेकेंड मास M2 अपॉन में डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों F2 की वैल्यू आएगी G M2 M3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों 4। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग
एक बार रख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है बेटा जी m1 की वैल्यू है बच्चों 4 इंटू m2 की वैल्यू है 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये 4 कट जाएगा तो ये तो आ गया बच्चों 2g। ऐसे हम f2 निकाल लेते हैं, f2 आएगा g इंटू m2 की वैल्यू है हमारे पास अगेन 2 इंटू m3 6 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा बच्चों 3g/4। अब आप अगर ध्यान से देखें तो बच्चों 2g और यहाँ पे क्या आ रहा है 3g/4, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स हैं। तो बच्चों क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर्स हैं तो हमारा जो नेट आंसर आएगा या नेट रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, वो क्या आएगा बच्चों, हम लोग F1 में से F2 को माइनस कर देंगे अपोजिट, तो क्या आ गया 2g माइनस 3g/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5g/4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 3 5g/4, यही हमारा आंसर है। आप चाहें तो g की वैल्यू पुट कर सकते हैं और जो नेट रिजल्टेंट आया ये फोर्स का उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, क्योंकि हमने f को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि f का जो मैग्नीट्यूड है बड़ा है, इसलिए जो नेट फोर्स है वो किधर लगेगा टूवर्ड्स m1 ये फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम 3 मास की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब अगर हमारे पास 3 मास से भी ज़्यादा यानी कि 4 मास का सिस्टम आ जाए 5 मास का सिस्टम आ जाए तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ठीक है। किससे सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब ये पोजीशन ये जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या कहता है ये आपको ध्यान देना है। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है बच्चों वो ये कहता है कि सपोज करिए कि आपके पास बहुत सारे मासेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्लियर। मैंने यहाँ पे एक स्पेस बनाने की कोशिश किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। सपोज करिए ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। आपके पास एक छोटा सा m0 जो है मास ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब m0 से किसी डिस्टेंस r1 पे कोई और मास है बच्चों m1, किसी डिस्टेंस r2 पे कोई और मास प्रेजेंट है m2, किसी डिस्टेंस r3 पे कोई और मास प्रेजेंट है r3, और ऐसे ही बच्चों n नंबर ऑफ मासेस यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, हमें नहीं पता कि कितने हैं। लेट अस सपोज कि n मासेस रखे हैं और nth जो पार्टिकल है nth जो ऑब्जेक्ट है वो rn डिस्टेंस पे है। तो इससे क्या होता है बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मास पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे m1 m2 m3 है ना बच्चों, m1 है m2 है m3 है m4 है 5 है mn, ये सारे के सारे मिल के किस पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे मिल के लगा रहे हैं m0 पे फोर्स। किस पे लगा रहे हैं m0 पे। तो m0 पे जो नेट फोर्स आएगा, m0 पे जो नेट फोर्स आएगा वो इन सब के फोर्सेस के इंडिविजुअल सम के बराबर आएगा। यानी कि आपको ये समझना है कि जो m1 फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं m1 जो है वो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F1, ठीक है बच्चों। m2 जो है वो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर F2, m3 जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F3, ऐसे ही nth पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Fn। तो क्योंकि बेटा ये सारे क्या हैं वेक्टर्स हैं, है ना, तो इनका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। जब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि नेट फोर्स जो है वो m0 पे कितना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली ये कहता है कि इफ़ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट
in a space then net force on any one is the vector sum. ध्यान रखना, वेक्टर सम करना है, सीधे ऐड नहीं करना है. वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस acting on that object due to all others. इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जितने भी बचे हुए मास पार्टिकल्स हैं उन सबका जो इंडिविजुअल फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल पे जिस पे आप निकालना चाहते हैं नेट फोर्स, उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वही आपका नेट फोर्स होगा उस मास बॉडी पे. सिंपल. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बोलें कि द फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1 इज f1 वेक्टर, force on m0 ड्यू टू m2 इज f2 वेक्टर. ऐसे ही चलता रहेगा बेटा, ड्यू टू m3 m4 और लास्ट में आ जाएगा फोर्स ऑन m0 ड्यू टू mn इज fn. तो जो नेट फोर्स आएगा बच्चों वो क्या आएगा, इन सब का सम के बराबर. तो जो f नेट आएगा वो आ जाएगा बच्चों f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस ब्ला 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 fn वेक्टर. यानी कि इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस को आप ऐड कर दो वेक्टरली, वेक्टर सम लेना है तो आपके पास आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा इस पूरे सिस्टम की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पे. अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप बच्चों m3 पे निकालना चाहते तो आप m1 की वजह से m3 पे निकालते, m2 की वजह से m3 पे निकालते, m4 की सबकी वजह से m3 पे निकालते और उन सबको वेक्टर लॉ से ऐड करके नेट फोर्स आप निकाल सकते थे. ठीक है. अब इसको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है. चलो तो हम बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सपोज करो कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है बच्चों A एंड देयर आर 3 मासेस प्रेजेंट, पॉइंट मासेस हैं जो इनकी वर्टिसेस पे हैं. ठीक है. एंड वी वांट टू फाइंड, तीनों का मास हम ले लेते हैं m. वी वांट टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन ड्यू टू द अदर टू. बाकी दोनों की वजह से तीसरे पे हमें कोई भी तीसरा हम ले सकते हैं, उस पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है बच्चों. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सपोज करिए कि हम इस पे देखना चाहते हैं, इस नीचे वाले मास पे. तो आप देखो बच्चों कि जो फर्स्ट मास है, ये वाला जो मास है, ये इस थर्ड मास को या सेकंड आप कह सकते हैं, चलो इनके नाम दे देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे. मान लो इसका नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट पार्टिकल, इसका नाम दे देता हूँ सेकंड और इसका दे देता हूँ थर्ड. तो अब मैं सेकंड पे निकालना चाहता हूँ फर्स्ट की वजह से. तो फर्स्ट क्या करेगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका नाम आ जाएगा F1 और थर्ड भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका नाम आ जाता है F2. तो जो F1 होगा वो कितना होगा बच्चों, G मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर. जो सेकंड फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, अगेन G M स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर और ये भी G M स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर. लिख सकते हैं हम इसको सिंपली. अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है इसलिए दोनों को मैं F लिख दे रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है. अब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं F1 वेक्टर
और F2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल है। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ट्रायंगल लॉ से हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे बच्चों? आप लोगों को आता है रिजल्टेंट निकालना। एफ नेट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। सिंपल। और इसको हम अंडर रूट में ले सकते हैं। तो यहाँ से आ गया बच्चों अंडर रूट, हम F1 को F रख सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2 वो भी एफ स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब बच्चों कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो कॉस 60 से ये 2 काट सकता हूँ, तो यहाँ से आ गया √3f। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों √3, और f की वैल्यू आप पुट कर दीजिए gm²/a²। सिंपली तो ये हमारे पास आ गया gm²/a²। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट पार्टिकल एंड द थर्ड पार्टिकल इज √3 gm² अपॉन में 8 अपॉन में a², नॉट 8 a²। सो दिस इज द वे कि हम किस तरीके से फोर्स निकाल सकते हैं एक पार्टिकल पे। बाकी देर आर इफ n नंबर ऑफ, यहाँ पे तो 2 ही थे, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो हम किसी एक पे फोर्स निकाल सकते हैं। इज इट ओके? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। हैव अ ग्रेट डे। और यस, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है।